सच्ची और प्रमाणित खबरें ही दिखाते हैं, किसी हिंसा या आतंकी संगठन का समर्थन नहीं। YouTube गाइडलाइंस और सरकारी नियमों का पूरा पालन। वीडियो AI वॉइस से प्रस्तुत, लेकिन हर खबर जांची पड़ताल की गई है। हमारा उद्देश्य शांति, प्रेम और निष्पक्ष पत्रकारिता। आदाब, नमस्कार। 11 सितंबर 2025 आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज। मैं हूं आपका होस्ट अनीस अंसार। पिछले 24 घंटों की देश दुनिया की कुछ ताजा घटनाओं की जानकारी लेकर मैं हाजिर हूं। चलिए करते हैं शुरुआत। पहली खबर देख, एशिया कप 2025 में 14 सितंबर को होने वाले भारत पाकिस्तान मैच को लेकर सियासत तेज। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना देशद्रोह है। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा, जब पानी और खून साथ नहीं बह सकता तो खून और क्रिकेट साथ कैसे चल सकता है। राउत ने इस मैच के विरोध में सिंदूर रक्षा अभियान शुरू करने का ऐलान किया है, जिसके तहत महिलाएं सड़कों पर उतरेंगी। अगली बड़ी खबर की ओर, भारत सरकार ने चेतावनी देते हुए भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे किसी भी हाल में रूसी सेना में भर्ती होने का प्रस्ताव स्वीकार न करें। विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि यह कदम बेहद खतरनाक है। कई बार इस पर सतर्क किया जा चुका है और इस मुद्दे को रूस के सामने भी उठाया गया है। सरकार प्रभावित भारतीय नागरिकों के संपर्क में है और उनकी सुरक्षित वापसी के प्रयास कर रही है। अगली खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट चार्ली कर्क की हत्या को अमेरिका के लिए बुरा समय बताते हुए गहरा शोक जताया। उन्होंने कर्क को सच्चा देशभक्त, युवाओं का प्रेरणा स्रोत और सच व आजादी का प्रतीक बताया। ट्रंप ने कहा कि उनकी सरकार राजनीतिक हिंसा में शामिल हर व्यक्ति को ढूंढकर सख्त कार्रवाई करेगी। चार्ली कर्क की गोली लगने से मौत हो गई। वह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी थे और पूरे अमेरिका में कॉलेज कैंपसों में बहस कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मशहूर थे। अगली खबर कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ से चीन और भारत पर 100% तक टैरिफ लगाने की अपील की है, ताकि रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाकर यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिश की जा सके। यह प्रस्ताव अमेरिका यूरोप की रणनीतिक बातचीत का हिस्सा है। ट्रंप जल्द ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत करने वाले हैं और साथ ही उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की योजना बनाई है। मोदी ने जवाब दिया कि भारत अमेरिका की साझेदारी गहरी और स्वाभाविक है तथा व्यापारिक बातचीत दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत बनाएगी। साफ है कि ट्रंप रूस पर दबाव डालने के लिए भारत और चीन को आर्थिक दबाव में लाने की रणनीति बना रहे हैं, जबकि भारत अमेरिका से रिश्ते को साझेदारी के नजरिए से देख रहा है। अगली खबर देखिए, कतर की राजधानी दोहा में हुए इस्राएली हवाई हमले में हमास के 5 सदस्य मारे गए, जिनमें वरिष्ठ नेता खलील अल हया का बेटा भी शामिल है। हमास ने दावा किया कि सीजफायर पर बातचीत कर रही टीम को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम रही और इसके लिए अमेरिका को भी जिम्मेदार ठहराया। दूसरी ओर इसराइल ने इसे जायज ठहराते हुए कहा कि हमले का लक्ष्य वही हमास नेता थे जिन्होंने 7 अक्टूबर 2023 का हमला करवाया था, जिन्होंने 7 अक्टूबर 2000 था। कतर ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। कुल मिलाकर यह हमला न केवल गजा संघर्ष को और भड़काने वाला है, बल्कि सीज फायर वार्ता की संभावना को भी गहरे संकट में डालता है। अब इस खबर के दूसरे पहलू को देखिए। गजा सिटी में इस्राएली फौज लगातार ऊंची रिहायशी इमारतों को ध्वस्त कर रही है। इसराइल का दावा है कि इन इमारतों का इस्तेमाल हमास करता है, लेकिन इसके कोई ठोस सबूत अब तक पेश नहीं किए गए। विश्लेषकों का कहना है कि इस तरह की तबाही से साफ दिखाई देता है कि गजा को रहने लायक जगह ना छोड़ने की मंशा है, जिसे वे जातीय सफाई, एथनिक क्लेंजिंग और नरसंहार जेनोसाइड के रूप में देखते हैं। इसका असर यह है कि गजा के आम नागरिकों के लिए जीवन असंभव होता जा रहा है और संघर्ष की मानवीय कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं कतर में हुए इस्राएली हमले का असर कूटनीति की नजरिए से भी गहरा पड़ा है। कतर लंबे समय से मध्य पूर्व और दुनिया भर में मध्यस्थ की भूमिका निभाता आया है। अमेरिका और ईरान जैसे परस्पर विरोधी देशों के साथ इसके अच्छे संबंधों ने दोहा को बातचीत का अहम केंद्र बना दिया है। गजा युद्ध को खत्म करने और इस्राएली बंदियों की रिहाई के लिए हो रही वार्ताओं में हमास नेताओं की मौजूदगी ने कतर की भूमिका और मजबूत की, लेकिन दोहा में हमास नेताओं पर इस्राएली हमले के बाद यह भूमिका अब संकट में है। कतर और हमास का रिश्ता व्यावहारिक है, जहां कतर मानवीय मदद और कूटनीतिक मंच देता है, वहीं खुद को शांति वार्ता का केंद्र बनाए रखने की कोशिश करता है। ध्यान दीजिए, इसराइल ने पहली बार यमन की राजधानी सना में हूथी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक निशाना बनाया गया रक्षा मंत्रालय, जनरल स्टाफ,
हूथी कैंप और उनकी मिसाइल व मीडिया यूनिट्स को। इतना ही नहीं, इस्राएली वायुसेना ने पहली बार हूथियों के 2 मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म और हूथी प्रवक्ता के कार्यालय पर भी हमला किया है। गजा युद्ध और लाल सागर में हूथियों की गतिविधियों के बीच ये बड़ा संदेश माना जा रहा है। इस दौरान कई लोगों की मौत की खबर है। यमन की सेना का दावा है कि उनके एयर डिफेंस ने मिसाइलों से इस्राएली हमले को रोका। गजा युद्ध शुरू होने के बाद से हूती लगातार इस्राएल और समुद्री जहाजों पर हमले कर रहे हैं, इसे फलस्तीन के समर्थन की कार्रवाई बताते हुए। वहीं दूसरी तरफ इस्राएली सेना ने जॉर्डन बॉर्डर पर बड़ी तैयारी का ऐलान किया है। सूत्रों के मुताबिक जॉर्डन वैली क्षेत्र में एक नई डिवीजन बनाई गई है, जिसे गिलाद डिवीजन नाम दिया गया है। यह डिवीजन पूरी तरह क्षेत्रीय होगी और इसका मुख्य काम होगा जॉर्डन वैली और डेड सी इलाके की पूर्वी सीमाओं की सुरक्षा करना, साथ ही कई मोर्चों पर जारी लड़ाई के बीच रक्षा ताकत को मजबूत करना। यानी साफ है कि इसराइल अब पूर्वी सीमा पर भी अपनी पकड़ और फौजी मौजूदगी को और मजबूत करने जा रहा है। रूस ने साफ किया है कि पोलैंड पर हमले की कोई योजना नहीं है। दरअसल पोलैंड ने दावा किया था कि यूक्रेन पर हुए रात भर के हमले के दौरान 19 रूसी ड्रोन उसके हवाई क्षेत्र में घुस गए। इसके बाद कई देशों ने रूस पर हवाई सीमा उल्लंघन का आरोप लगाया और कड़ी निंदा की। रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है यूक्रेन पर हमले में इस्तेमाल हुए ड्रोन की रेंज 700 किलोमीटर से ज्यादा नहीं और वो पोलैंड के साथ इस मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है। मध्य पूर्व में आग फैल रही है। इजरायली पत्रकार ने धमकी दी, आज कतर, कल तुर्की और जवाब आया अंकारा से। तुर्की राष्ट्रपति के सलाहकार ओक्ताय सराल ने इजराइल को कुत्ता कहा और धमकी दी, जल्द ही दुनिया नक्शे से तुम्हारा नाम मिटते देखेगी। सरार बोले, अगर तुर्की ने हमला किया तो पूरी उम्मत उसके पीछे खड़ी होगी। ईरान की तरह हर वो बुट जो इजराइल को आतंक का अड्डा मानता है। क्या यह बयान केवल शब्द है या सचमुच एक नए बड़े युद्ध का ऐलान? आज की आखिरी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच रद्द करने की मांग को ठुकरा दिया है। 4 कानून छात्रों की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि हालिया आतंकी हमलों और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ खेलना राष्ट्रीय हित के खिलाफ है। लेकिन जजों ने साफ कर दिया, ये तो बस एक मैच है, मैच होना चाहिए। यानी 14 सितंबर को दुबई में भारत पाकिस्तान का महामुकाबला तय है और करोड़ों दर्शकों की नजर अब इस हाई वोल्टेज भिड़ंत पर टिक चुकी है। दोस्तों, आपकी राय हमारे लिए अहम है, कमेंट में जरूर लिखिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना न भूलें। जुड़े रहिए ग्लोबल आवाज के साथ, जहां खबरें मिलती हैं सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद। अलविदा।